एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एसएस जियो स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9th और 11th के एनसीईआरटी बुक लेसन 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति हम विश्व में देखें कि भारत की स्थिति कौन सा है। तो यह वीडियो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सरकारी एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, अभी स्टेट के एग्ज़ाम होना है, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम होना है, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देख लेते हैं क्या क्या हम इस वीडियो में दिए हैं। तो इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से दिए हैं, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, कहाँ कहाँ गुजरता है, मानक समय रेखा के बारे में है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में है, तो बहुत सारा इसमें है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल के, ताकि हम आगे इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले देखना है विश्व में भारत की स्थिति। विश्व में किसकी स्थिति देखना है? भारत की स्थिति। देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे बहुत आसानी तरीक़ा से। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में एक प्रमुख राष्ट्र है। अब हम लोग देखते हैं कि एशिया महाद्वीप, एशिया आया, एशिया जब नाम आया तो एशिया महाद्वीप तो जाने हम लोग कि एशिया महाद्वीप आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, ये पूरा ये क्षेत्र जो हुआ एशिया महाद्वीप हुआ। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, यानी कि देखिए भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण में। अब उत्तर दक्षिण कैसे हम निकालें यहाँ पर? देखिए एशिया महाद्वीप के उत्तर में, यानी ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, हमारा दाहिने तरफ हो गया पूरब और बाएं तरफ हो गया पश्चिम। अब एशिया महाद्वीप को हम तो बता दें, यहाँ पर एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। चलो अफ्रीका यूरोप से हम लोग को कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं भारत की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप के क्या बोल रहा है कि दक्षिण में, ये हो गया उत्तर। तो ये देखिए भारत यहाँ स्थित है, तो भारत किस दिशा में स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। तो ये दक्षिण में इसका स्थिति हम लोग देख लिए। चलिए एक एक करके हम समझते जाएंगे मैप पर बहुत आसान तरीक़ा से। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे विश्व में स्थिति। चलिए, गोलार्ध, भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत कह रहा है कि पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध आखिर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं आखिर। यहाँ पे देखिए एक पृथ्वी का नमूना है। ये पृथ्वी के नमूना पर जो है बीच एक रेखा गया है, इक्वेटर जिसको बोला जाता है, या फिर इसको विषुवत रेखा बोल सकते हैं, या फिर इसको भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं कि यानी कि भूमि यानी पृथ्वी हो गया, उसके बीचों बीच एक रेखा गया है, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब यही बांटता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, इसी को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? और देखिए विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग, ये वाला भाग देख सकते हैं आप लोग, विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हम लोग देख लिए। इतना तो देख लिए कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में हो गया, विषुवत रेखा के ऊपर, यानी कि भारत यहाँ स्थित है, तो किस गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। अब हम देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध किसे यहाँ पे कह रहा है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में कैसे हुआ। चलिए इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में कैसे है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटा, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को जो 0 डिग्री, जिस प्रकार विषुवत रेखा 0 डिग्री से गुजरा हुआ है, उसी प्रकार से ग्रीनविच रेखा जो गुजरा हुआ है, देशांतर रेखा 0 डिग्री से, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है।
इसके दाहिने तरफ वाला भाग को बोला जाता है, इस तरफ वाला भाग को, दाहिने तरफ वाला भाग को, इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इस तरफ वाला भाग को बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। दाहिने वाला भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाएं वाला भाग को पश्चिमी गोलार्ध। अब हम लोग देखिए कि विषुवत रेखा से भारत किस दिशा में स्थित है? पूरब की दिशा में। देखिए विषुवत रेखा से भारत किस दिशा में स्थित है? पूरब की दिशा में। तो हुआ ना, भारत तो अक्षांश रेखा से किस दिशा में स्थित है? उत्तरी दिशा में। और देशांतर रेखा के हिसाब से किस दिशा में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे इसमें अब देखते हैं। क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। यानी कि इसका क्षेत्रफल यानी कि स्थल भाग जो है विश्व का कुल क्षेत्रफल का, ये पूरा जो विश्व का कुल क्षेत्रफल, यहाँ विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहा है कि जनसंख्या जो है इस 2.42% ज़मीन पर दुनिया की 17.5% आबादी निवास करती है। यानी कि जो है यहाँ पर 2.4% ज़मीन पर कितना निवास करता है आदमी? 17.5% केवल भारत में निवास करता है। तो ज़्यादा है, यहाँ पे ज़मीन कम है और लोग कितना है? 17% आबादी केवल भारत में निवास करता है। वो भी कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो और ये बढ़ जाएगा। चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम बताए थे, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे ये पृथ्वी है। सबसे ऊपर वाला भाग को उत्तरी ध्रुव बोला जाता है और नीचे वाला भाग को दक्षिणी ध्रुव। ये सबसे ठंडा स्थान क्षेत्र होता है दोस्तों। और विषुवत रेखा सबसे गर्म स्थान होता है। देखिए विषुवत रेखा इसको बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए, दोनों एक ही है। चलिए समझाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए हम आप लोगों को ये बता दिए थे। यहाँ पे देखिए हम बताए थे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको ऊपर वाला भाग को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आया है भारत का आकार। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? भारत के आकार। देखिए अक्षांशीय विस्तार, सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। चलिए तो देशांतर रेखा शॉर्टकट में यहाँ समझाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए देशांतर रेखा समझ लीजिए कि देशांतर रेखा उसको बोला जाता है जो कि उत्तरी ध्रुव बताए थे सबसे ऊपर में, उत्तरी ध्रुव और नीचे में सबसे बताए थे दक्षिणी ध्रुव। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग देशांतर रेखा बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है? तो 360 होता है। देशांतर रेखा की संख्या कितना? 360 कैसे? ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री बताए थे कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा के पूरब की दिशा में है 180 देशांतर रेखा, यानी कि इस तरफ 180 देशांतर रेखा और 0 डिग्री के इस तरफ 180 देशांतर रेखा। तो कितना हुआ दोनों? 360 देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का उपयोग और किस में होता है दोस्तों? समय और तिथि ज्ञात करने के लिए। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे समय और तिथि ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं हम लोग, किसी भी देश का समय और तिथि ज्ञात करने के लिए। चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर अक्षांश रेखा।
यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या है, तो इस पर भी देखिए, ऊपर होगा उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ क्या है पूरब और इस तरफ क्या है पश्चिम। तो देशांतर रेखा हम लोग देखे थे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोला जाता है। अब अक्षांश रेखा किसको बोला जाता है, जो विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर 1-1 डिग्री पर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर की तरफ खींची गई रेखा या दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको इस नाम से भी जानते हैं कि अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के हम लोग नाम से जानते हैं। यानी कि पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखा के प्रयोग और होता है जो मौसम संबंधी जो जानकारी है उसको अध्ययन करने के लिए अक्षांश रेखा का उपयोग करते हैं। हम लोग इतना जान गए कि अक्षांश और देशांतर रेखा। हाँ, यहाँ पे है दोस्तों अक्षांश रेखा की संख्या पूछा जाता है। तो अक्षांश रेखा की संख्या होता है दोस्तों, यहाँ से देखिए अक्षांश रेखा की संख्या, यहाँ से देखिए ये विषुवत रेखा है, यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90, कितना हुआ 90 90 180, यानी कि अक्षांश रेखा की संख्या 180 और बीच में जो है एक यहाँ पे इक्वेटर जिसको बोला जाता है विषुवत रेखा जोड़ दीजिएगा तो 181 हो जाएगा। यानी कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181, अगर विषुवत रेखा छोड़ करके देखा जाए तो 180। तो इतना याद रखना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए अब अक्षांश और देशांतर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे देखिए अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ। देखिए 8 डिग्री 4, यहाँ पे देखिए कि 8 डिग्री 4 ये वाला सबसे लास्ट बिंदु अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका, सबसे लास्ट बिंदु जो है मुख्य भूमिका वो कितना डिग्री से गुजरा है 8 डिग्री 4 से कहाँ तक, ये 8 डिग्री 4 क्या है, देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया है। विषुवत रेखा के 0 डिग्री, विषुवत रेखा से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते यहाँ 8 से भारत की स्थिति चालू हो जाती है। यानी कि 8 डिग्री से भारत की स्थिति चालू हो जाती है। तो 8 डिग्री 4 से बीच में और भी बहुत सारे रेखा है, तो 8 डिग्री 4 से कहाँ तक जाती है 37 डिग्री 6 तक, सबसे लास्ट यहाँ पर 37 डिग्री 6। यही इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश रेखा बताए थे, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा कहाँ 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक गया। ये हो गया भारत के अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो देशांतरीय विस्तार हुआ 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। यहाँ पे देखिए देशांतर रेखा बताए थे कि ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देशांतर रेखा जो सबसे शुरू बार में स्टार्ट हो रहा है वो 68 डिग्री 7 से स्टार्ट हो रहा है। 68 डिग्री 7 कहाँ पे है, यहाँ पे 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7। देखिए फिर से हम आप लोग को दिखाते हैं। देखो देशांतरीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 68 डिग्री 7 से यहाँ तक, यानी कि यहाँ 68 डिग्री 7 कहाँ पे है, यहाँ पर एक क्या स्थान है, यहाँ पे गुजरात के सरक्रिक, यहाँ से 68 डिग्री 7 से स्टार्ट हो रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक, जो कि 68 डिग्री 7 से कितना है 97 डिग्री 25 तक। यहाँ सबसे लास्ट 97 डिग्री 25 तक भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट क्यों, क्योंकि पूर्व दिशा में देशांतर बताए थे, और नॉर्थ क्यों, क्योंकि अक्षांश बताए थे उत्तर दिशा में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। अब यहाँ पर देखा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि 37 डिग्री 6 से लेकर के 8 डिग्री 4 की लंबाई कितना है,
तो यहाँ पे 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, और यहाँ पे 2933 किलोमीटर। तो इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे देखिए चल गया। हाँ देखिए यहाँ पे एक और छूट रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु और सबसे ज़्यादा पूछे कि सबसे ज़्यादा दक्षिण में कहाँ से स्टार्ट होता है भारत की भूमि, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। तो यहाँ पे सबसे निकोबार, ग्रेट निकोबार है द्वीप समूह, यहाँ पे स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 से। याद रखिएगा, ये मुख्य भूमि का था 8 डिग्री 4 से, और ये अगर सबसे लास्ट बिंदु पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है। चलिए, इसमें हम बता दिए थे अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के हिसाब से अब देखा जाए भारत की स्थिति क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। देखिए यहाँ पे कुल क्षेत्रफल तो हम पहले बता चुके हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कितना स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या में देखा जाए तो भारत जो है विश्व में अधिक आबादी रखने वाला देश है। ये कब रिपोर्ट आया था, 2023 के अनुसार भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आबादी रखने वाला देश बन गया था। उससे पहले कौन था, चीन था। ऐसे किताब में आप लोगों को चीन दिखा देगा, लेकिन हम नया रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं 2023 के अनुसार। तो भारत विश्व में जनसंख्या के स्थान पर प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान पर चीन का स्थान है। चलिए, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, तो उससे पहले कौन कौन सा देश है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्थान पर है, अगर विश्व में सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा देश है एक स्थान पर रूस, दूसरा स्थान पर है कनाडा, तीसरा स्थान पर अमेरिका, चौथा स्थान पर है चीन, पाँचवां स्थान पर है ब्राज़ील, छठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वां स्थान पर हमारा देश भारत। तो यहाँ पे देख चुके हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में केवा स्थान रखता है भारत, तो 7वां स्थान रखता है भारत। पहला स्थान पर कौन सा है, तो रूस। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें देखे थे उत्तरी अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6, ये तो पहले बता चुके हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे अंतिम बिंदु पूछे, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चारों तरफ अंतिम बिंदु। देखिए उत्तरी बिंदु जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, जो कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर में। देखिए इंदिरा कौल को हम लोग देखते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे ये है उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, दाहिने तरफ हो गया पूरब और बाएं तरफ हो गया पश्चिम। तो भारत की अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु ये कौन सा है, इंदिरा कौल। और पूछा जाए कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए भारत का सबसे नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे कौन सा है, कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। यहाँ पे देख लीजिए कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे केप कोमोरिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए भारत के अब पूर्वी बिंदु देख लेते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु। किबिथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ये है किबिथु। किबिथु कहाँ है, ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है गुहार मोती।
भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमुती या फिर गौर माता कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ ज़िला में। यहाँ पे गुजरात के कच्छ ज़िला है, इसी को बोला जाता है गुहारमुती। तो इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये तो हो गया। हाँ, अब यहाँ पे बात है कर्क रेखा के बारे में। चलिए, कर्क रेखा भारत के जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा के बारे में दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। देखिए, इसका सबसे आसान ट्रिक यहाँ पर है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से मिजोरम याद कर लेंगे, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, झार से झारखंड। अब बहुत आसान तरीका है, ऐसे मैप पर भी दिखा देंगे। एक यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है माही नदी, ये देखिए माही नदी, माही नदी ये जो कर्क रेखा जो बीचों बीच गुजरा है, देखिए जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। देखिए 2 बार काट रही है दोस्तों, माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं ताकि देख लें आराम से। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा बताइए कि ये जो राज्य से गुजरा है, देखिए ये पे गुजरात है, ये गुजरात। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे मध्य प्रदेश हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए कौन सा देश है? छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे झारखंड हो गया, यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे छोटा सा त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे मिजोरम, यानी कि 8 राज्य से। अब इसमें एक और बता रहे हैं कि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में कर्क रेखा गुजरा है? तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुजरा हुआ है। एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से राजधानी बिल्कुल एकदम कर्क रेखा पर गुजरा हुआ है? तो झारखंड के जो है, झारखंड के यहाँ पर रांची जो है राजधानी बिल्कुल एकदम कर्क रेखा पर गुजरा हुआ है। और पूछता है कि ठीक इसके कर्क रेखा के ठीक मतलब कि दक्षिण दिशा में कौन कौन से शहर स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात का और भोपाल का मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। इतना मेन पॉइंट था। चलिए, कर्क रेखा याद हो गया होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हमेशा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं भारत का मानक समय। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं भारत का मानक समय। देखिए मानक समय कितना है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि ग्रीनविच बताए थे 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड से गुजरा हुआ है, उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि भारत का समय ग्रीनविच के समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये कैसे हम जाने कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है? तो इसके बारे में भी बताएंगे अगला वीडियो में, क्योंकि अभी ये लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल अभी देख लीजिए कि 82.5 डिग्री अच्छा बता देते हैं मोटा मोटी। देखिए जानते हैं कि भारत के जो है मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और ग्रीनविच के कितना है? ग्रीनविच के रेखा? तो रुकिए 1 मिनट। देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि 5.5 घंटा आगे भारत का समय क्यों है। देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में कितना समय का अंतर लगता है? तो 4 मिनट का अंतर लगता है। और 82.5 डिग्री पार करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 330 मिनट। और 330 मिनट बराबर कितना हो गया घंटा? 330 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट आ गया। 330 मिनट 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यानी कि एक ये रेखा जो है भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के पास कहाँ से? मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्ज़ापुर से यह रेखा गुजरती है।
यह 5 राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य से? यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्य से होकर 5 राज्य से गुजरती है भारत का मानक समय रेखा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि 82.5 डिग्री को ही भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 68 डिग्री जो है, यहाँ पे भारत का देशांतर रेखा कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। 68 डिग्री से 97 डिग्री 25। तो 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 के बीच के स्थान आएगा दोस्तों 82.5 डिग्री। इसीलिए भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। ये दोनों जोड़ करके 68 डिग्री और 97 डिग्री को यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 165। 165 में अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 82.5 डिग्री। तो आ गया। तो इसीलिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री रखा गया है, ताकि बीच में रहेगा तो ज़्यादा समय का अंतर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गुजारता है तो इधर का समय ज़्यादा हो जाएगा, इधर का समय कम हो जाएगा, इसलिए बीच के में मानक समय मान लिया गया है भारत का। फिर भी यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे जो भारत का समय जो है, सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है और यहाँ 2 घंटा, गुजरात में 2 घंटा बाद में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के मध्य जो है 30 देशांतर रेखा गुजरा है। भारत के मध्य कितना? 30 देशांतर रेखा गुजरा है। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, 68 डिग्री है, 68 डिग्री 7 से यहाँ पे 97 डिग्री 25 तक, 97 डिग्री 25। अब इसको घटा दीजिए तो 29 कुछ आएगा और पॉइंट में 1 मान लिया गया है, यानी कि 30 देशांतर रेखा भारत के मध्य में 30 देशांतर रेखा गुजरा हुआ है। तो इतना याद रखिएगा। अब जब 30 देशांतर रेखा गुजरा हुआ है तो यहाँ पे जान गए कि 30 देशांतर रेखा गुजरा हुआ है। एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 30 देशांतर को पार करने में 120 मिनट का समय लगता है। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। तो यही देखा जाता है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु में कितना समय का अंतर है? 2 घंटा का। चलिए आगे इसमें देखते हैं। अब भारत के यहाँ पे पड़ोसी देश के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है। चलिए, यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश की बात किया जाए तो यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश में यहीं पर देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ग्लोब में बताए थे कि ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित है, तो भारत के देखिए पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और भारत के उत्तर में देखा जाए, भारत के उत्तर में देखिए कि भारत के उत्तर में कौन सा देश ये सब स्थित है? तो यहाँ पे चीन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। भारत के उत्तर में 3 देश, चीन, भूटान, नेपाल। और भारत के पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और भारत के पूरब दिशा में देखा जाए तो एक यहाँ पे बांग्लादेश और एक यहाँ पे म्यांमार है। बांग्लादेश और म्यांमार भारत के किस दिशा में? पूरब दिशा में। अब बांग्लादेश के देख रहा है कि बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा भारत में जो है, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा है। किस देश के साथ भारत के सबसे अधिक सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किस देश के साथ? अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पे सटता है। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा जो है कि 106 किलोमीटर है। बस इतना ही। चलिए आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपना देश किसी दूसरे देश से सीमा जो सटता है उसी को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा। तो अगर स्थल की बात किया जाए तो कितना है? यहाँ पर स्थल की बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर। यानी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दिखा देते हैं स्थल किसको बोला जाता है।
यानी कि देखिए ये जितना भी यहाँ पे सट रहा है, यहाँ से देखिए स्थल भाग, यहाँ से लेकर के पूरा इस क्षेत्र तक जितना भी यहाँ देखिए इसका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थलीय भाग हुआ। इसकी लंबाई कितना है 15,200। और ये तट वाला क्षेत्र पूछा जाए तो ये तट वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तट वाला क्षेत्र, समझ गए। ये हो गया तट वाला क्षेत्र और ये हो गया, ये तट वाला क्षेत्र हो गया, ये तट वाला क्षेत्र हो गया और ये हो गया स्थल वाला क्षेत्र। तो इतना याद रखिएगा, स्थल यानी ज़मीन से जो सट रहा है देश वो स्थल हो गया और जल से जो सट रहा है वो तट हो गया। चलिए इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो समझ गए कि भारत के जो है स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है। अब भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अब यहाँ पे देखिए भारत के कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। यहाँ पे अब है प्रमुख सीमा रेखा। अब देखिए कि कौन कौन देश के साथ कौन कौन से सीमा रेखा है। तो चीन के साथ कौन सा है, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा। और अफ़गानिस्तान के साथ क्या है, डुरंड रेखा। अब देखिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ डुरंड रेखा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र को रेड क्लिफ रेखा, जैसे कि बॉर्डर बोला जाता है, बॉर्डर वाला क्षेत्र को रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और जो ये अफ़गानिस्तान के इस छोटा सा है, यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान का ये छोटा सा हिस्सा, अफ़गानिस्तान का छोटा सा हिस्सा है जो 106 किलोमीटर से यहाँ सट रहा है, अफ़गानिस्तान के 106 किलोमीटर, इसको बोला जाता है डुरंड रेखा। अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डुरंड रेखा। देखिए ये अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है, अब ये हो गया पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। और देखिए यहाँ से ये चीन वाला क्षेत्र हुआ, यहाँ से ये चीन वाला क्षेत्र हुआ, ये वाला पूरा ये सब क्षेत्र चीन वाला हुआ। तो इस वाला क्षेत्र को बोला जाता है कौन सा, मैकमोहन रेखा, यानी कि चीन वाला क्षेत्र को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 को जो यहाँ पर बताए हैं वही है मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा और यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और भारत के बीच, और यहाँ मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। चलिए इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भारत के तटीय सीमा पे। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे भारत के तटीय सीमा, बता चुके थे पहले दोस्तों। मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र यानी मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र कितना है, तो 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र 61। देखिए तटीय क्षेत्र इसको बोला जाता है जो समुद्र से सटा हुआ भाग हो। तो देखिए यहाँ गुजरात से लेकर के ऐसे यहाँ तक, ऐसे ये वाला भाग को बोला जाता है भारत के तटीय सीमा। तो इसकी लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित इसकी लंबाई 75-16 किलोमीटर, यानी कि पूरा द्वीप ये तट हो, ये हो गया मुख्य भूमि। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला लिया जाए, लक्षद्वीप मिला लिया जाए, तो इसकी लंबाई कितना हो जाता है, 75-16.6 किलोमीटर। इतना याद हो गया। अब देखिए कुल 9 राज्य यहाँ पे सटता है, यहाँ पे तट से कितना राज्य, 9 राज्य सटता है, जिसमें जो है गुजरात जो है सबसे बड़ा तट वाला राज्य है। गुजरात सबसे बड़ा तट वाला राज्य। देखिए यहाँ पे गुजरात है सबसे बड़ा तट वाला राज्य, कितना, 1214 किलोमीटर। पूछा जाता है कि लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे कम यहाँ पर है दोस्तों गोवा, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा। देखिए और पूछा जाता है कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर है और कौन सा राज्य पूर्वी तट पर है, तो पश्चिम के तट पर ये है पश्चिमी राज्य। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए पश्चिमी तट पर अगर पूछा जाए तो ये हो गया गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 गो ऐसा राज्य है जो पश्चिमी तट पर है। और पूर्वी तट पर पूछा जाए
तो यहाँ पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी 4, यही 5 और 4 और 5 मिला कर के 9 गो राज्य है। जिसका सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किस राज्य का है? तो गुजरात का। और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं। देखिए अब नया डेटा के अनुसार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा। देखिए स्थल सीमा अगर नया डेटा के अनुसार इतना है 15,106.7 किलोमीटर, और यहाँ पे कुल तटीय की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। 6100 किलोमीटर से कितना हो गया? 11,098.81 किलोमीटर। तो देखिए ये जो है कुल तटीय रेखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इस क्षेत्र को नापा गया। उसके बाद ये क्षेत्र को नापा गया, लक्षद्वीप को। उसके बाद इस क्षेत्र को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अच्छा से नापा गया। तो नया डेटा के अनुसार कितना है? 11,098.81 किलोमीटर। याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पूछा जाता है। चलिए भारत में समुद्री क्षेत्र, यानी भारत में समुद्री क्षेत्र पूछा जाता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं समुद्री क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे है सबसे पहले प्रादेशिक जल, यानी कि प्रादेशिक जल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी देश के तटीय क्षेत्र से 12 समुद्री मील, कितना? 12 समुद्री मील। किसी भी क्षेत्र के तटीय क्षेत्र से 12 समुद्री मील का क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में है जो लोग मछली पकड़ सकता है, इसमें खनिज निकाल सकता है, इसमें मतलब कि बाहरी देश से कोई लेना देना नहीं है, अपना जो बुझाए वो कर सकता है प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंदर। आगे दोस्तों संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र की दूरी कितना है? यानी कि 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील की दूरी को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर अपना देश जो है सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, कर वसूल कर सकता है, समुद्री स्वच्छता बनाए रखता है। ये सब यहाँ पे करने के लिए फ्रीडम दिया जाता है। और तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो समुद्र का वह भाग होता है जो तट से कितना किलोमीटर है? 200 समुद्री मील तक के दूरी को बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोस्तों जो है संसाधन का अन्वेषण कर सकता है, रख रखाव कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, संरक्षण कर सकता है इस क्षेत्र में। तो हम लोग इतना देख चुके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जल संधि के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। भारत और उसके पड़ोसी द्वीपों को अलग करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को, उसी को जल संधि बोला जाता है। चलिए द्वीप को अलग करने वाला क्षेत्र को जल संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 8 डिग्री चैनल बता रहा है कि मिनिकॉय द्वीप यानी कि लक्षद्वीप और मालदीव को बीच है। यहाँ पे देखिए मिनिकॉय द्वीप है, मालदीव भी है और ये लक्षद्वीप है। तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 डिग्री चैनल देखा जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच यहाँ पर स्थित है। कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। अब देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल के बाद। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। देखिए ये अंडमान ये हो गया और ये हो गया निकोबार। इन दोनों के बीच का कितना डिग्री चैनल स्थित है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो इतना याद रखना है। अब आगे है पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? भारत के तमिलनाडु, भारत का एक तमिलनाडु क्षेत्र है और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये श्रीलंका के बीच, यानी कि इस क्षेत्र को है क्या बोला जाता है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो इतना याद रखना है। आगे अब थोड़ा इसमें है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे आगे देखना है। हिमालय की उत्पत्ति जो हुआ है तेथिस सागर का रहस्य है। तो यहाँ पे हिमालय एक क्या है? नवीन पर्वत का उदाहरण है। हिमालय क्या है? नवीन पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। देखिए दोस्तों ये है यूरेशियन प्लेट, ये दिख रहा है यूरेशियन प्लेट ये है। जब यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट, यानी कि इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, देखिए नीचे ये इंडियन प्लेट है। तो ये दोनों बीच में जब टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ पे हो गया।
तो इतना याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि जो हिमालय पर्वत है पहले वहाँ पर कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर एक था वहाँ पर हिमालय पर्वत के स्थान पर, तो इतना याद रखना है। आगे के चैप्टर में हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में और अच्छे तरीक़ा से हम लोग जानेंगे। यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो इस पर सबसे पहले आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर और वीडियो चाहिए तो हम ऐसा बना कर देंगे, आप लोग देखिएगा अगर पसंद आए तो, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें से कर लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए दोस्तों राजस्थान से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? देशांतर बताए थे दोस्तों 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। तो भारत के सबसे पूर्वी देशांतर, ये तो पश्चिमी हो गया, ये हो गया पूर्वी, यानी कि 97 डिग्री 25 इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन से बिहार के तो नहीं लगता है, नेपाल से तो लगता है बिहार के, चीन गलत हो गया। बिहार के भूटान से तो नहीं लगता है, ये भी गलत हो गया। म्यांमार से नहीं लगता है, यानी कि नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा ये सब जो है नेपाल देश से सटता है। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करावती जाना चाहते हो तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे लक्षद्वीप। चलिए, मेरे मित्र एक ऐसा देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? यानी कि ऐसा देश बता रहे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो भूटान तो करता है, बांग्लादेश करता है, तजाकिस्तान नहीं करता है और नेपाल करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, तजाकिस्तान। चलिए दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से वीडियो और जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।